जो आपने अभी जिस बात से शुरुआत की है कि दोनों गठबंधनों में अंदरूनी कुछ न कुछ मतभेद सामने आ रहे हैं, वो दिन प्रतिदिन और कहा जाए कि दिन में कई बार सामने आ रहे हैं। अभी अभी आज भी अमित शाह जी मुंबई में थे और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए जो बातें कही कि 2024 में महायुति की सरकार और 2029 में शुद्ध भाजपा की सरकार, ये बात भी कहीं ना कहीं अब मुद्दा बनने लगी है। इस पर अजीत पवार की प्रतिक्रिया आई है कि पिछले 40 वर्ष में तो कभी अकेले दल की सरकार महाराष्ट्र में नहीं बनी है। जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, दिल्ली हुआ, अब तक हरियाणा में तो खैर शादी का था। कई और राज्यों में जो देखा गया है कि वहाँ सिंगल पार्टी से सरकार रही। महाराष्ट्र में पिछले 40 वर्षों से ऐसा अवसर ही नहीं आया कि एक पार्टी की सरकार बने। तो ये 2029 का जो एक बयान अमित शाह की तरफ से आया, ये इस पर प्रतिक्रिया दी है अजीत पवार ने, और इसको लेकर के अभी तो अजीत पवार का आया है। आप देखिएगा, हमको लगता है कि महाविकास आघाड़ी के नेताओं की तरफ से भी अमित शाह के इस बयान को पकड़ा जाएगा और इस्तेमाल किया जाएगा। ये कह करके इस्तेमाल किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी तो लोगों को तोड़ने और छोड़ने के लिए ही जानी जाती है। ये इशू जरूर बनेगा। और जहां तक बात है, ऐसा नहीं कि सिर्फ महायुति में ये है। अभी आपने कहा कि कांग्रेस सभी सीटों पर लोगों का इंटरव्यू लेगी और तैयारियां भी करेगी। कांग्रेस को करना भी चाहिए। कांग्रेस लंबे समय तक महाराष्ट्र की सबसे स्ट्रांग पार्टी अगर कहा जाए तो वो कांग्रेस ही रही है, और वो उसकी जड़ें अभी खुल करके लोकसभा चुनाव में सामने आ गई कि कम सीटों पर लड़ करके भी उसका जो विनिंग परसेंटेज है वो कितना हाई रहा है। और उस आधार पर लोग भले ही महाविकास आघाड़ी में आज दावा कर रहे हों कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, सारी चीजें हमारे तो 80% सीटें हो गई, 90% सीटों पर समझौता हो गया, ये इतना आसान नहीं है। जब शिवसेना यूबीटी की तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि मुख्यमंत्री तो उद्धव जी ही होंगे, तो आप देखिए उनके दोनों बड़े सहयोगियों ने, और भी छोटे छोटे सहयोगी भी हैं, ये साफ कर दिया कि नहीं, चुनाव से पहले कोई मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया जाएगा। और उनको अपनी आवाज दबानी पड़ी है, उद्धव को बैठना पड़ा है। अगर ढंग से सीटों का बंटवारा होता है और जिस तरह की जड़ें महाराष्ट्र में कांग्रेस की और एनसीपी की रही हैं, अगर उतनी सीटें इन दोनों दलों को मिलती हैं तो कोई ताज्जुब नहीं कि महाविकास आघाड़ी में भी तीसरे नंबर पर ही उद्धव की पार्टी टिकट बंटवारे में भी आएगी और टिकट के बाद रिजल्ट में भी आएगी। तो ये दोनों दलों में सब कुछ बहुत अच्छा तो अभी नहीं चल रहा है, लेकिन ये मजबूरी भी है कि साथ मिलकर ही लड़ना है। वो इनको भी, इन तीनों को साथ लेकर लड़ना है, अपने छोटे दलों को साथ लेकर के, और महाविकास आघाड़ी को भी वो किसी भी वो हालत में वो अलग होकर के लड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, मिल करके ही लड़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों जो महायुति है और महाविकास आघाड़ी, इनकी बारी बारी बातचीत करेंगे, क्योंकि ऐसी है महाराष्ट्र की राजनीति। कुछ वो भी हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा और अब विधानसभा चुनाव में भी कुछ यही नज़ारा देखने को मिलेगा। सतीश जी, आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले चूंकि आपका जो नया लुक है उसमें मेरी आपसे पहली बार बातचीत हो रही है, तो इसके पीछे कुछ खास वजह? मौजी हूं तो मनमौजी है। और हमें क्या लग रहा है कि आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया है तो वहां भी सब पार्टियां मनमौजी ही चल रही हैं। अब मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये जो युति, एक युति है और एक विकास आघाड़ी है, आघाड़ी वाले अगर अभी तक उद्धव ठाकरे को डिक्लेयर कर दिए होते तो उनका जो एडवांटेज लोकसभा में दिखा था वो दुगना हो जाता। लेकिन मनमौजी सारी पार्टियां हैं, सबको अपना लगता है कि उसी का दम ज्यादा है ना। अभी भाई साहब कह रहे थे कि तीसरे नंबर पर उद्धव ठाकरे का सीट रहेगा सीट बंटवारे में। ऐसा होगा तो जो भी एडवांटेज बचा है वो उधर चला जाएगा यूती में। जहां तक यूती का सवाल है तो यूती एक पार्टी, ये गठबंधन विरोधाभास का है, ये कॉन्ट्राडिक्शन का गठबंधन है। उसमें कौन दिल से है, कौन दिमाग से है,
क्या चुनाव के बाद रहेगा, क्या होगा, ये कहा नहीं जा सकता। अभी बड़ा मुश्किल है। यही बात एमबीए में भी है। तो ये हौच पौच है, लेकिन हाँ 2-3 बातें जो सामने आई हैं हाल के दिनों में। अभी एक इम्तियाज जलील साहब का बड़ा भारी मार्च, ट्रेनें लदी हुई नजर आती है। ये भी बदलापुर के हम लोगों ने पोस्टर देखे। अभी देखे शिवाजी की मूर्ति गिर गई, छत्रपति महाराज की। अभी देख रही है ताबड़तोड़ रोज एक स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वहां पर लाई जा रही है। कोई उद्घाटन है, कोई क्या कहते हैं शिलान्यास है, चाहे कुछ है। लाडली योजना का आपने जिक्र ही किया। तो जो मेरे विचार से जो एक नाथ शिंदे वाला जो गठबंधन है, जितना हम कमजोर समझते थे, कम से कम हमें दिल्ली से बैठे हुए उतना कमजोर नजर नहीं आती है। और जितना मजबूत ये विकास अघाड़ी वाले नजर आ रहे थे मुझे पहले, लोकसभा से पहले। एक बात याद रखिए विपिन जी कि पूरे हिंदुस्तान के रिजल्ट में लोकसभा में एकमात्र महाराष्ट्र स्टेट था जिसके बारे में एक सर्वसम्मति थी कि वहां जो है युति जो है, भाजपा वाली जो युति है, वो बहुत बुरी तरह मार खाने जा रही है और नतीजा भी यही निकला। मेरे कहने का मतलब यह है, ऐसा भी मुझे प्रतीत होता है कि हरियाणा जम्मू कश्मीर की तो उतना नहीं कह सकते, लेकिन महाराष्ट्र में एक फाइट देने का प्रयास युति जरूर करेगा। अभी मैंने सुना है कि अमित शाह जी ने जाके नागपुर में भी मीटिंग की है। नागपुर में बैठकों का दौर चल रहा है। नागपुर में, इसको थोड़ा जानबूझ के जोर जोर से बोल रहा हूं, ये जो मुंबई से उठ के नागपुर बैठकें हो रही हैं आरएसएस वाली जगह, इसका भी कोई ना कोई मायने है। तो इसलिए ये अभी भी मैं कहता हूं कि एडवांटेज विकास अघाड़ी को है, लेकिन जो सुपर एडवांटेज उद्धव ठाकरे के नाम से हो सकता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे कोई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तो थे नहीं INDIA अलायंस में। तो किस चीज के उम्मीदवार हैं वो? उन्हीं की पार्टी टूटी, उन्हीं की पार्टी के 2 टुकड़े हुए। उनका एक जो आप राजनीतिक दुश्मन कह लीजिए, वो आज मुख्यमंत्री विराजमान हैं। फिर इधर देखिए कि एनसीपी टूटी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई महाराष्ट्र में, अगर कोई एक व्यक्ति सेंट्रल पॉइंट में होगा इस चुनाव में, तो उद्धव ठाकरे हैं। या फिर ये कहें उल्टे साइड से तो एक नाथ शिंदे हैं। जितना हम लोग कमजोर समझते उतना नजर नहीं आ रहे वो। तो इसलिए मैं अभी कहूंगा कि 60 अभी भी विकास अघाड़ी के साइड में, लेकिन अब 40 जो है मेरे विचार से युति आ चुकी है कि वो प्रयास कर रहे हैं, रफू कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं कुछ। अब देखिए वो गौ माता वाली बात, तो ये सब प्रयास दिखते हैं कि ये प्रयास किया जाएगा कि एक फाइट बनाया जाए। तो ये तो मेरा पहला टेक है। जी ठीक है, तो प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं अब प्रयास में कितना दम रहता है। मैं जाता हूँ मयूर परिक साहब के पास में, और बॉम्बे से ताल्लुक़ रखते हैं और एक ज़माने में मेरे मित्र भी रहे, पता नहीं उन्हें याद है कि नहीं है, स्टार न्यूज़ में साथ में थे। तो मयूर भाई बहुत पुरानी बात, लेकिन बॉम्बे के नज़रिए से आपसे सवाल पूछता हूँ, महाराष्ट्र के नज़रिए से। और वो ये कि जैसा अभी सतीश जी ने कहा कि महायुति जो है कोशिश कर रही, उन्होंने तो 60-40 का रेशियो रखा। अब महायुति को हमने बड़े चुनाव में भी देखा, मतलब लोकसभा के चुनाव में भी देखा, कुछ गलतियां जो बाद में तो लीडर्स एक्सेप्ट करते हुए भी नजर आए कि भाई हमने जो हाथ मिला लिया पवार साहब, अजीत पवार के साथ, वो गलत हुआ, भारी पड़ा, ये हुआ, सब कुछ है। तो देखिए ज़्यादा वक्त नहीं बीता है उस चुनाव को, और ये अगला चुनाव है। तो क्या लोगों की मेमोरी से वो हटा होगा? उसका इस चुनाव में किस तरह का परिणाम आएगा? हमेशा हम ये कहते हैं कि लोकसभा का चुनाव अलग होता है, और जब वही जनता राज्य के लिए वोट करती है तो अलग माइंडसेट होता है। लेकिन क्या होगा यहाँ पर महायुति का, जहां तक सवाल है? विपिन जी, आपकी पत्रकारिता तो हम बहुत लंबे समय से देखते रहे, उसके प्रशंसक भी हैं, लेकिन यहाँ हमारे वरिष्ठ सतीश के सिंह जी भी मौजूद हैं। जी न्यूज के जमाने से उनकी रिपोर्टिंग हम दिल्ली से देखते आए हैं। तो जो आपका प्रश्न है, देखिए जनमानस अपना एक मन बनाता है, उनकी एक सोच होती है, वो एक दिशा में चलते हैं। अब देखिए इस चुनाव के नतीजे, जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, वो बहुत सारी बातें कहती हैं। लोकसभा चुनाव के पहले महाराष्ट्र में कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो कि महाराष्ट्र के चुनाव में
हिस्टोरिकल पॉलिटिकल मोड़ कहे जा सकते हैं। और जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद सरकार ने फैसले लिए, लेकिन राजनीति में घुमाव नहीं आया। राजनीति में जब घुमाव आता है तो लोगों की सोच के ऊपर सीधा असर डालता है और वोटिंग पैटर्न में एक बदलाव दिखता है। जबकि आप योजनाएं देते हैं, आप लोगों को परक्यूजिट्स देते हैं, पर्क देते हैं, उससे कुछ 1% लोग राइट लेफ्ट होते हैं। कुल मिलाकर के अगर पूरी बात का आप अंडरलाइन करके मैं एक लाइन में बताऊं तो राजनीति घूम चुकी है, लोगों ने अपना मानस बना लिया। अब इस समय जो लोग नाराज हैं या जो फेंस पे बैठे हैं, उन्हें अपनी तरफ करने का प्रयत्न जो है वो भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी और उसी के साथ जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। दो चीजें जो है वो बहुत ही खुलकर दिख रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह पर जा रहे हैं, खुद घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। जबकि अजीत पवार ने तो अपना कोट ही गुलाबी कर दी और वो पूरे के पूरे महाराष्ट्र में एकदम से दौरे पर। लेकिन बीजेपी या देवेंद्र फडणवीस जो है वो कोई बड़ी यात्रा लेके निकले हो ऐसा नहीं लगता। बीजेपी में अभी भी बंद कमरों की मीटिंग चल रही है। इसका मतलब स्ट्रेटेजिक लेवल पे कहां पर हम विरोधकों की कमर तोड़ सकते हैं, कौन सी ऐसी एक्यूट जगह और प्लेसेस है जहां से वोट बैंक का एक चंक निकल गया तो सीट का परिणाम पलट जाए। एक बात साफ है, कम समय में आप जनमानस और लोगों की सोच नहीं बदल सकते, लेकिन अब आपके पास वो छोटे छोटे कदम है जिसका इस्तेमाल करके आप चुनाव के नतीजों में जितना ज्यादा बदलाव ला सकते हैं वो करने की कोशिश जो है वो बीजेपी इस समय कर रही हो, ये मुझे यहां पर मुंबई से दिख रहा है।